नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया चंद्रा आईएएस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदाब दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए दोस्तों, आज हम पिछले का क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके थे, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए थे और दिल्ली सल्तनत में अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत को हम 5 भागों में बढ़ते हैं। जैसे मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में पढ़ते हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1290 तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वंश आएगा दोस्तों वो खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वंश आएगा वो जो है कि तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक है। उसके बाद सैयद वंश आएगा। सैयद वंश आपका 1414 से लेकर 1451 तक है। उसके बाद लोधी वंश आएगा। लोधी वंश जो है कि 1451 से लेकर 1526 तक है। तो ये गुलाम वंश में इन बातों को हम कवर करना है, यानी कि एक तरह से हम देखें तो गुलाम वंश में 1206 से लेकर जो है कि 1526 तक के इतिहास को हमें जानना है। तो देखिए दोस्तों, अब गुलाम वंश हम पढ़ते हैं। गुलाम वंश में भी अगर हम थोड़े से बारीक देखें तो गुलाम वंश में भी 3 वंश है। गुलाम वंश में भी 3 वंश है और ये तीनों वंश जो चलेंगे वह है 1290 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक। 1290 तक 1290 को हम 3 भागों में देखेंगे। एक है कुतुबी राजवंश। कुतुबी राजवंश, कुतुबी राजवंश जिसमें देखेंगे दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक होगा और इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक। 1210 तक। दूसरा जो राजवंश है वह है शमसी राजवंश। शमसी राजवंश, शमसी राजवंश दोस्तों 1210 से 1265 तक। और नेक्स्ट जो राजवंश है उसको हम बलबनी राजवंश के नाम से जानते हैं। बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश का जो टाइम पीरियड होगा वह 1265 से लेकर 1290 तक होगा। तो दोस्तों, गुलाम वंश में भी हमें 3 वंशज को पढ़ना है। पहला है कुतुबी राजवंश। कुतुबी राजवंश में 1206 से लेके 1210 तक का इतिहास हमें देखना है। फिर है शमसी राजवंश। शमसी राजवंश में 1210 से लेके 1265 तक का हमें इतिहास देखना है। फिर आएगा बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश में 1265 से लेके 1290 तक के इतिहास को हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है इंपॉर्टेंट है वह है कुतुबी राजवंश। कुतुबी राजवंश। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को जो है कि केंद्र बनाकर सभी शासकों ने राज्य किया है, इसीलिए हम इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 तक के इतिहास को हम देखेंगे। कई बार मैं बता रही हूँ इसलिए कि बार बार चीजें जब आपके माइंड में जाएगी तो चीजों याद हो जाती है जल्दी से। अब नेक्स्ट आएगा गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश। और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। अब देखिए 1290 में अब यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जो नेक्स्ट राजवंश आएगा वो कुतुबु राजवंश। कुतुबु राजवंश, कुतुबु राजवंश, और ये 1206 से लेकर
10 तक रहेगा। दोस्तों गुलाम वंश को आप जानते हैं कि मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलुक मतलब होता है दास, इसलिए इसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ इतिहासकार इसे इल्बरी वंश के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इल्बरी वंश के नाम से जाना जाता है कि कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि चूंकि यहाँ पे इल्बरी तुर्कों ने शासन किया था, इसलिए इसे हम इल्बरी वंश के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में जो शासक रहेंगे वह जो है कि शासक तुर्क नहीं होते हैं, वह शासक तुर्क नहीं होते हैं, जो है कि लोदी वंश आ जाता है और ये अफगान शासकों के नेतृत्व में हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों इसको पढ़ने से पहले, अफगान तक पहुंचने से पहले हमें और वंशों को समाप्त करना है। चलिए सैयद वंश तक हमें समाप्त करना है, फिर अफगान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहला कुतुबी वंश का शासक आएगा उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए दोस्तों अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली या गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहीं पर एक चीज और मैं बताना चाह रही हूं दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है जो आने वाला शासक है, जो आने वाला शासक। तो इस बात को आप यहीं पे क्लियर रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाता है कि दिल्ली या गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसे क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। उसके बाद ये मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी का दास था। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो आप ऑप्शन में बताएंगे कि ये मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद इतिहासकारों का यह मानना है कि मोहम्मद गोरी ने इसे जो है कि निशापुर के बाजार से खरीदा था और यह काफी योग्य व्यक्ति था। अपनी योग्यता के बल पर इसने मोहम्मद गोरी के शासन काल में आमिर ए आखुर का पद प्राप्त कर लिया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ये जानना अनिवार्य है कि इसने मोहम्मद गोरी के शासन काल में आमिर ए आखुर का पद प्राप्त किया। आमिर ए आखुर का पद प्राप्त किया अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आमिर ए आखुर कैसा पद है। आमिर ए आखुर कैसा पद है, तो आप बताएंगे कि आमिर ए आखुर जो है कि अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता है। तो आमिर ए आखुर किसको कहा जाता है? अश्वशाला के प्रधान को। अश्व मतलब घोड़ा, अश्वशाला के प्रधान को आमिर ए आखुर कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। 1206 में हो जाती है और 1206 में जब हो जाती है तो भारत के लोगों ने जो है कि इसे इनवाइट किया भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये जो है कि
जो मोहम्मद गोरी के विजित प्रांतों पर मोहम्मद गोरी ने इससे पहले जो है कि भारत का प्रशासक नियुक्त करके इसे चला गया था। तो अब आप देखिए मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद जो है कि इसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ पर यह जानना अनिवार्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त 1208 में होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त 1208 में होता है। मोहम्मद गोरी के मृत्यु हो जाने के बाद दास्ता से ये मुक्त होता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि दास्ता से मुक्त इसको किसने किया? तो दोस्तों, जो गौर वंश का शासक रहता है, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद जो गौर वंश के सत्ता पर उसका भाई बैठता है, वही भाई जो है कि 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। अब आइए, दास्ता से मुक्त होने के बाद जो है कि यह दिल्ली साम्राज्य को पूरी तरीके से क्या करेगा? संगठित करेगा, व्यवस्थित करेगा, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था करेगा और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। तो आपसे यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर बनाई। इसके बाद दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। यह प्रश्न, जबकि मोहम्मद गोरी सुल्तान की उपाधि धारण करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। तो देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ठीक। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी उपाधि धारण की? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक की उपाधि धारण की, मलिक। और दूसरी जो इसकी उपाधि है वह है सिपह सलार। सिपह सलार की उपाधि धारण की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखता है। उसके बाद इसकी अन्य उपाधियां थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन से ही कुरान की आयतें याद होने के कारण इसे कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कुरान खवा के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बचपन से ही इसे कुरान की आयतें याद थी। कुरान खवा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, लाखों के दान देने के कारण यह उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उदारवादी प्रवृत्ति का शासक था, लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे जो है कि लाख बख्श भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि इसकी एक महत्वपूर्ण उपाधि है जो बहुत कम लोग जानते हैं, हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय की भी इसने उपाधि धारण की।
हातिम सेकंड या हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हातिम द्वितीय की उपाधि किसने धारण की, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसके अतिरिक्त बचपन से कुरान की आयतें याद होने के कारण इसे कुरान खवा कहा जाता है। उदारवादी प्रवृत्ति का था, लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण उपाधि है हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय इसके बाद अब हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला में क्या क्या काम किया है या स्थापत्य कला में किस किस चीज का निर्माण किया है। तो देखिए, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। किसका किया? कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। तो देखिए, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। मस्जिद का निर्माण किया इसके अतिरिक्त दोस्तों इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण किया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद भारत में बनने वाला पहला मस्जिद है। ठीक, यह बार बार बच्चे प्रश्न गलत कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार स्थापत्य कला से लेकर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं बदले हुए क्वेश्चन के प्रकृति में। देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत में पहला मस्जिद किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद का बनवाया था? तो कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद को बनाया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत में बनने वाला पहला मस्जिद है। भारत में बनने वाला पहला मस्जिद है। पहला मस्जिद है। ठीक, इतिहासकार जॉन मार्शल मानते हैं कि कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो देखिए, इतिहासकार जॉन मार्शल का मानना है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। एक बार और ध्यान दीजिए, भारत में बनने वाला पहला मस्जिद कौन सा है? कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। जॉन मार्शल का यह मानना है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना है दोस्तों, वह अजमेर में बना है। और आप जानते हैं कि अजमेर कहां पर है? राजस्थान में है। इसके बाद इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के अगर हम क्षेत्र में आए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कुतुब मीनार है। अब देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण
मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक, इसके बाद कुतुब मीनार के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। यह अपने गुरु प्रसिद्ध ख्वाजा या प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि वो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि वो बख्तियार खिलजी वह नहीं है जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये प्रसिद्ध सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के याद में जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसमें जो है कि सहयोग अग्रवर्ती शासक यानी कि आने वाला शासक अग्रवर्ती शासक इल्तुतमिश ने दिया। ये भी दोस्तों गुलाम वंश का शासक था जो अभी आगे आएगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक रहता है वह तुगलक वंश का शासक रहता है। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। देखिए दोस्तों, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस शासकों का योगदान था। तो आप बताएंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण में पहला तो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसके निर्माण में सहयोग दिया और आगे चलकर यह जो है कि कुतुब मीनार डैमेज हो चुका था, जिसका रिपेयर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और 1 मंजिल का और निर्माण कर दिया। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो कुतुब मीनार 5 मंजिल का बिल्डिंग है, 5 मंजिल, और 5वें मंजिल का निर्माण जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं स्थापत्य कला हो गया। स्थापत्य कला में मेन कुबुल उल इस्लाम मस्जिद, उसके बाद कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा था। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा हम देखें। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। 1210 ईस्वी में हो जाती है। कैसे होती है? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि चौगान को जो है कि आधुनिक किस खेल से जो है कि इसकी तुलना की जाती है। तो आप बताएंगे चौगान को आधुनिक पोलो कहा जाता है। आधुनिक पोलो। आधुनिक पोलो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका पुत्र जो है कि 1210 में दिल्ली की सत्ता पर आसीन होता है और उस शासक का नाम है आराम शाह। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है
यह जितने दिन महीनों तक शासक रहा, बहुत अल्प समय के लिए यह शासक बनता है, आराम करता रहा। उसके बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण शासक सत्ता पर आसीन होता है और जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो दोस्तों अगली कक्षाओं में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। आज कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।